साथ हूं नगमा शेख। पूर्वांचल की खास खबरों के साथ पूर्वांचल न्यूज में तो शुरुआत करते हैं गोरखपुर से। गोरखपुर में नकली दस्तावेजों के सहारे परिषदीय विद्यालयों में नौकरी करने वाले 3 फर्जी शिक्षकों को बेसिक शिक्षा विभाग ने बर्खास्त कर दिया है। तीनों के खिलाफ विभाग को शिकायत मिली थी। जांच के दौरान आरोप सिद्ध होने पर कार्रवाई की गई। इन पर मुकदमा दर्ज कराने के साथ ही वेतन रिकवरी की कार्रवाई भी की गई है। ब्रह्मपुर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय भगने में तैनात सहायक अध्यापक संतोष कुमार की नियुक्ति वर्ष 2010 में हुई थी। हाई स्कूल के अंक पत्र और प्रमाण पत्र को सत्यापन के लिए संबंधित विद्यालय भेजा गया। विद्यालय ने टीसी में शिक्षक की जाति गुप्ता का उल्लेख किया, जबकि उन्होंने अनुसूचित जाति के कोटे से नौकरी पाई थी। ऐसे ही मानव संपदा पोर्टल के कंपियरगंज के प्राथमिक विद्यालय खरौली के प्रधानाध्यापक शिवबचन सिंह के अभिलेखों में गड़बड़ी की जानकारी हुई, जिसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आरोपी अध्यापकों को बर्खास्त कर दिया। इनके खिलाफ एफआईआर होगा। जितना वेतन पाया है उसको उसकी रिकवरी होगी, क्योंकि सारे प्रोसेस यही है कि उनसे जितने भी लिए गए लोगों से सब रिकवरी ली जाएगी। तहसील के माध्यम से जो सरकारी राजस्व वसूली होती है उस तरह से इनकी राजस्व वसूली होगी। एफआईआर की प्रक्रिया बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से लगातार फर्जी शिक्षकों के बर्खास्तगी के साथ ही साथ वेतन वसूली का भी कार्य किया जा रहा है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा फर्जी शिक्षकों का पर्दाफाश कर पढ़ाई के स्तर को और बेहतर बनाया जा सके। गोरखपुर में कालेसर जंगल कौड़िया 4 लेन बाईपास का मंगलवार को लोकार्पण होने वाला था, लेकिन सोमवार को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के कारण 1 हफ्ते का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। ऐसे में बाईपास का लोकार्पण टाल दिया गया है। दिल्ली से केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका लोकार्पण करने वाले थे। यह लोकार्पण कार्यक्रम ऑनलाइन होने वाला था। 17.66 किलोमीटर लंबे 4 लेन बाईपास का निर्माण पर 531 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस पर 4 पुल और 12.4 किलोमीटर की सर्विस लेन भी बनाई गई है। अब लखनऊ से सोनौली जाने वाले या फिर सोनौली से जंगल कौड़िया के दायरे में रहने वाले लोगों को लखनऊ जाने के लिए गोरखपुर शहर में आने की जरूरत नहीं होगी। दूरी तो घटेगी ही, जाम से भी लोगों को निजात मिलेगा। 531 करोड़ की लागत से बनी गोरखपुर कालेश्वर जंगल कौड़िया 4 लेन बाईपास का लोकार्पण टाल दिया गया है। दरअसल पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के कारण 1 हफ्ते का राष्ट्रीय शोक है। राष्ट्रीय शोक खत्म होने के बाद लोकार्पण का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। बाईपास पर आवागमन करीब 2 महीने पहले से ही शुरू हो गया है। 12 अगस्त से टोल प्लाजा पर टैक्स भी वसूला जा रहा है। बाईपास का थोड़ा काम बाकी होने और कोरोना संक्रमण की वजह से लोकार्पण कार्यक्रम टल रहा है। रेल उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें पार्सल और माल बुकिंग से संबंधित जानकारी के लिए भागकर रेलवे स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा। रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 139 पर घर बैठे ही सभी तरह की सूचनाएं मिल जाएंगी। रेलवे बोर्ड ने पूर्वोत्तर रेलवे सहित भारतीय रेलवे स्तर पर 139 की यह सुविधा शुरू कर दी है। पार्सल और माल संबंधी जानकारी लेने के लिए रेल उपभोक्ताओं को हेल्पलाइन 139 को डायल कर 6 नंबर का बटन दबाना होगा। बटन दबाने के बाद ग्राहक सेवा अधिकारी सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक एवं उसके बाद सूचना रजिस्टर कर 3 घंटे के अंदर रेल उपभोक्ताओं को जानकारी दी जाएगी। 139 का दायरा लगातार हम लोगों ने बड़ा किया है और जितनी भी सेवाएं रेलवे से संबंधित हैं उनको 139 नंबर पर लाया गया है, जिससे कि किसी भी यूजर को एक नंबर पर ही डायल करके सारी जानकारी प्राप्त हो सके। हेल्पलाइन नंबर 139 में भारतीय रेलवे की सभी सेवाओं को एकीकृत कर दिया गया है। रेल उपभोक्ता इस हेल्पलाइन नंबर पर रेलवे से संबंधित हर तरह की जानकारी हासिल कर सकते हैं। साथ ही किसी भी तरह की शिकायत भी रेलवे प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। सुरक्षा सहायता, चिकित्सा सहायता या दुर्घटना सहायता के लिए 1 बटन दबाना होता है। वहीं रेल संबंधी पूछताछ के लिए 2, खान पान के लिए 3, सामान्य शिकायत के लिए 4 नंबर का बटन, भ्रष्टाचार के लिए 5 नंबर, पार्सल एवं मालगाड़ी भाड़े के लिए 6 नंबर, ट्रेनों से संबंधी जानकारी के लिए 7 नंबर और दर्ज शिकायत के लिए 9 नंबर का बटन दबाना होता है।
भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में पर्यटकों सहित क्षेत्रीय जनता के इलाज के लिए एकमात्र सरकारी अस्पताल राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय खुद ही बीमार नजर आ रहा है। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर, जहां वर्ष 1956 में भगवान बुद्ध की 25वीं त्रिविध पावनी जयंती मनाए जाने के दौरान नेपाली उपासिका सुजाता ने यहां आने वाले देशी विदेशी श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के चिकित्सा के लिए एक अस्पताल की आवश्यकता को देखते हुए मकान सहित 76 डिसमिल जमीन दान किया था, लेकिन अब यह अस्पताल काफी जीर्ण शीर्ण हो गया है। यदि इसका विस्तार उच्चीकरण हो जाता है तो क्षेत्रीय जनता के साथ साथ विदेशी पर्यटकों को भी लाभ मिलेगा। 2 वर्ष पहले भूमि पूजन हुआ, लेकिन डिमॉलिश करने को लेकर PWD द्वारा बनाए गए बजट को स्वीकृति न मिलने से इसका निर्माण कार्य रुका हुआ है। आयुष्मान भारत योजना के तहत ये वेलनेस सेंटर बनने का इसमें आदेश आया है। अब यदि वेलनेस सेंटर बन जाता है तो हमारे यहाँ जो है पंचकर्मा से संबंधित और मतलब किसी भी तरह के व्याधि को इलाज के लिए सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध रहेंगी। केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा इसे 50 बेड के मल्टी स्पेशलिटी आयुष अस्पताल में परिवर्तित करने की घोषणा की गई, जिसमें आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी के साथ साथ योग चिकित्सा की सुविधा होगी। विभागों की लाल फीताशाही का यह जीता जागता उदाहरण है। जहां कोरोना काल में हर तरफ अस्पताल की आवश्यकता है, वहीं यहां विभागों के तालमेल के अभाव में निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। कुशीनगर से दिनेश कुमार तिवारी। खबर कुशीनगर से है। कुशीनगर पुलिस ने एक शाती चोरों के गिरोह का पर्दाफाश किया है। एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया, वहीं इस गिरोह में शामिल अन्य 3 अभियुक्तों की तलाश जारी है। जिले के ग्रामीण इलाकों में नकब काट कर हो रहे चोरी की घटना के मामले में जटहा थाने की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक दुकान में नकब लगा रहे एक अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार किया है। उसके पास से 1.5 किलो चांदी और सोने के जेवरात सहित एक तमंचा व कारतूस तथा नकब लगाने के तमाम उपकरण बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक ने गिरफ्तार करने वाली टीम को 10,000 रुपए का इनाम दिया है। मौके पे एक दुकान में नकब लगा रहा था, मौके पे उसको पकड़ा गया। जब उससे पूछताछ की गई तो पूरे गैंग का खुलासा हुआ है। जो ये टीम ने बरामदगी की है, इस टीम को मैंने अपनी ओर से 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार घोषित किया है। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त ने जनपद के हाटा व सूरजनगर में ज्वेलरी की दुकान में भी चोरी की घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार किया है। पहले कोरोना का कहर, फिर टिड्डियों का दल, उसके बाद बाढ़, एक के बाद एक आफत से किसान बदहाल हो चुका है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार किस तरह से किसानों की मदद कर रही है और उसकी क्या योजना है, इन सभी मुद्दों पर बोले कृषि कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही। उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिशों में है। वहीं कृषि विभाग भी किसानों को कोई दिक्कत न होने पाए, यूरिया की जमाखोरी पर बड़ा कदम उठाते हुए दिख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कृषि कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी। उनसे इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करेंगे। जिलाधिकारियों को कहा गया कि वहाँ के SDM और कृषि विभाग के अधिकारी और कोऑपरेटिव सेक्टर के अधिकारियों को लेकर के जनपद में छापे डाले जाएं और जहाँ पर भी किसी ने जमाखोरी किया है या ऊंची कीमतों पर बेच रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी किया जाए, उनके दुकानों को सील किया जाए, उसको उनके लाइसेंस को आवश्यकतानुरूप निरस्त किए जाएं और यूरिया को ठीक प्रकार से किसानों को सुलभ हो सके, उसके लिए जो भी कदम उठाए जा सकते हैं वो कदम उठाए जाएं। इस अवधि में 6 प्रदेश की दुकानें सील कर दी गई हैं, 249 लोगों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं, निलंबित किए गए हैं, 4 का लाइसेंस निरस्त किया गया है और 12 लोगों को बिक्री करने से प्रतिबंधित किया गया है, 10 लोगों को जेल भी भेजा गया है। बिल्कुल मंत्री जी, एक सवाल था, व्यापारियों की तो जांच हो रही है, जेल भेजे जा रहे हैं, निरस्त किए जा रहे हैं, लेकिन अधिकारी जो इनमें संलिप्त हैं, गोरखपुर में पिछले साल भी एक केस आया था, 23 क्विंटल बगैर आधार के सचिव ने यूरिया बेची थी अपनी बेटे और बीवी के नाम पे भी ऐसे खेल हो रहे हैं, तो उन अधिकारियों के खिलाफ क्या करेगी विभाग? ऐसे 17 टॉप 20 जिन लोगों ने अब बेचे हैं उनको हम लोगों ने चिन्हित किया हुआ है। अधिकारी यूरिया नहीं बेचता है, लाइसेंसी यूरिया बेचता है। तो जिन लोगों ने इस तरीके से किसानों के नाम पर फर्जिफिकेशन किए हैं, ऐसे इस अवधि के भीतर ही हम लोगों ने 17 लोगों पर FIR दर्ज किया है
और हर जनपद के भीतर ऐसे टॉप 20 लोगों की सूची बनवा रहे हैं और जिनके अभी लगभग 65% दुकानों का वेरिफिकेशन किया जा चुका है। जहां पर भी ये तथ्य सामने आए हैं कि जोत से बहुत अधिक मात्रा में जहां पर यूरिया दी गई है उनकी को ढूंढा जा रहा है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया जा रहा है। बिल्कुल। बाढ़ की बात करें तो बाढ़ में बहुत सारे किसानों की फसल जलमग्न हो गई है। जो पशु पालन करते हैं या फिर जो खेती करते हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो उन लोगों के लिए क्या विभाग देखिए, पशुपालन वाले लोगों के लिए भूसा का प्रबंध किया गया है। जो गांव मैरुंड है उन मैरुंड गांव के भीतर भूसा का वितरण हो रहा है और राज्य सरकार ने दैवीय आपदा को ध्यान में रखते हुए मैरुंड गांव के भीतर पूरा एक पर्याप्त मात्रा में राशन का पैकेट, जिसके भीतर 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, पर्याप्त मात्रा में दाल, नमक, तेल और चीनी और 5 लीटर मिट्टी का तेल, ये सब कुछ जो है वो एक किट बना करके और उनको सुलभ कराया जा रहा है, जिससे वहाँ की कठिनाइयाँ, उनको किसी प्रकार की कठिनाई न होने पाए। बहुत सारे लोग जब बाढ़ आती है तो बेघर हो जाते हैं, नदियों के किनारे घर बने होते हैं। तो ऐसे में सरकार ने कहा था शरणालय और पशु शिविर बनाने की बात की थी, तो ये कब तक होगा और कहाँ कहाँ ये बनाए जाएंगे? जहाँ जरूरत पड़ी हुई है वहाँ पर जो है उनको बरसातियाँ भी दी गई हैं कि लोग ऊंचाई के स्थान पर आकर के रहें। कुछ विद्यालयों के भीतर शिविर बनाए गए हैं, उनके चिकित्सा, उनको स्वास्थ्य टीम भेज करके उनके स्वास्थ्य की जांच कराई गई है। पशुओं के लिए भी जो है उनके टीकाकरण की कार्रवाई चल रही है। साथ साथ में जो है पशुओं को भी निःशुल्क दवाओं का प्रबंध किया गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। खबर भदोही से है। विधायक विजय मिश्रा के 7 शस्त्र लाइसेंस को प्रशासन ने निरस्त करने का फैसला लिया है। भदोही पुलिस ने जिला मजिस्ट्रेट को असलहों के निरस्तीकरण की रिपोर्ट सौंप दी है। बाहुबली विधायक और उनकी एमएलसी पत्नी और कारोबारी बेटे के नाम पर लाइसेंसी शस्त्र है। पुलिस ने विधायक पर दर्ज आपराधिक मुकदमों के कारण लाइसेंस निरस्त करने की रिपोर्ट भेजी। विजय मिश्रा रिश्तेदार का मकान व अन्य संपत्ति कब्जा करने के मामले में जेल में बंद है। खबर देवरिया जिले से है, जहां 2 नाबालिग बच्चे राजकीय बाल गृह से फरार हो गए। दरअसल सदर कोतवाली थाने से महज कुछ ही दूर पर राजकीय बाल गृह है, जहां लावारिस व अनाथ बच्चों को रखा जाता है। राजकीय बाल गृह बालक में अफरा तफरी का माहौल उस समय हो गया जब बीते 27 अगस्त की सुबह बच्चों की गिनती हो रही थी। तब 2 बच्चे अजय और पंकज नहीं मिले, जिसके बाद विभाग के अफसरों में हड़कंप मच गया। फरार बच्चों की काफी तलाश की गई, लेकिन जब वो नहीं मिले तो राजकीय बाल गृह के अधीक्षक ने सदर कोतवाली में केस दर्ज कराया। 5 बजे से 6 बजे के बीच में 2 बच्चे यहाँ से फरार हो गए। उसके बाद हम लोगों ने अपने उच्चाधिकारियों को सूचित किया, थाने में FIR दर्ज करवाया गया। प्रदेश के अलग अलग जगहों में अक्सर बाल गृह से बच्चों के फरार होने की सूचना सामने आती रहती है। प्रशासन को चाहिए कि प्रत्येक बाल केंद्र पर अधीक्षक की जवाबदेही तय करे और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि इस तरह की घटना पर रोक लगाया जा सके। जनपद के बघौच घाट थाना क्षेत्र के रामपुर महुआ बारी में उस समय हड़कंप मच गया जब गांव के ही एक निवासी राजेंद्र यादव पुत्र परमा यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपति मिश्रा दल बल के साथ पहुंच गए और घटना स्थल का जायजा लिया। रामपुर महुआ बारी गांव के निवासी राजेंद्र यादव प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड में काम करते थे। सोमवार की रात वह पत्नी के साथ घर पर सोए थे। पत्नी के अनुसार रात करीब 2 बजे राजेंद्र के मोबाइल पर किसी का फोन आया। फोन करने वाले ने उन्हें बुलाया था। राजेंद्र थोड़ी देर में वापस आने की बात कहकर घर से निकले। उन्होंने घर पर ही अपना मोबाइल भी छोड़ दिया था। सुबह तक जब वो वापस नहीं आए तो पत्नी ने यह बात आसपास के लोगों को बताई। इसी दौरान गांव से 200 मीटर दूर बिशुनपुरा मार्ग स्थित पकड़ियार चौराहे पर सीमेंट की दुकान के सामने चौकी पर 100 पड़े रहने की सूचना मिली। ग्रामीण मौके पर पहुंचे। सूचना पर पुलिस पहुंची और छानबीन में जुट गई। ये प्रकरण हत्या का है या आत्महत्या का है, इस संबंध में पुलिस विवेचना कर रही है। उनके लड़के कल थे नहीं, बाहर गए हुए थे, आज सवेरे आ गए हैं। उनसे तहरीर प्राप्त हो रही है। प्राप्त तहरीर के अनुसार पर संगत धाराओं में पंजीकृत करके विवेचना कराई जाएगी। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि शव के पास से कट्टा बरामद हुआ है। अब मामला हत्या का है या आत्महत्या का,
पुलिस जांच कर रही है, जल्द ही इसका खुलासा होगा। आजमगढ़ के देवारा क्षेत्र में घाघरा की बाढ़ की आफत कम होने का नाम नहीं ले रही। नदी भले ही घट रही है, लेकिन इसका असर अभी भी बरकरार है। एक और रिंग बांध करीब 100 मीटर चौड़ाई में कटने के बाद हड़कंप मच गया। मौके पर जिला प्रशासन बांध की मरम्मत में जुटा है। रौनापार क्षेत्र के गांगेपुर मठिया गांव के समीप करीब 100 मीटर की चौड़ाई के आकार का रिंग बांध कट गया। इस पर कई दिनों से दबाव था। गांगेपुर मठिया से परिसिया तक यह करीब 4 किलोमीटर लंबा रिंग बांध था, जो फसलों की सुरक्षा के मद्देनजर ही बनवाया गया था। वर्ष 2002 में क्षेत्र और जिला पंचायत की निधि से इसका निर्माण किसानों के आग्रह पर कराया गया था। मौके पर पहुंचे डीएम ने स्थिति का जायजा लिया और जल्द काम पूरा करने का भरोसा दिलाया। जो मेन सरजू की धारा है बीच में एक आइलैंड बन के इस तरफ डाइवर्ट हो गई थी, उससे एक जगह बंधा टूटा है, उसमें सारे लोग लगे हुए हैं और उम्मीद है कि धारा को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि मेन धारा इस तरफ ना आए, डाइवर्ट हो जाए। 2 अगस्त को ही जोकराहा के समीप रिंग बांध कट गया था, जिससे 2 दर्जन गांव पानी की चपेट में आ गए थे और लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। एक बार फिर से यह घटना प्रशासन के लिए सबक है कि समय से वास्तविक रूप में बाढ़ की तैयारी होनी चाहिए। खबर महाराजगंज से, जहां पर ब्यूटी पार्लर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने लड़कियों का एक एल्बम भी बरामद किया, जिसमें कई लड़कियों की फोटो है। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि देह व्यापार में शामिल यह गिरोह डिमांड के हिसाब से फोटो को ग्राहकों के व्हाट्सएप पर भेजकर लड़कियां पसंद कराता था। तलाशी के दौरान कमरे से बड़ी संख्या में आपत्तिजनक सामग्री और शक्तिवर्धक दवाइयां भी बरामद हुई। थाना कोतवाली क्षेत्र में एक जगह जानकारी प्राप्त हुई कि अनैतिक देह व्यापार चल रहा है एक मकान में, तो वहां पर पुलिस के द्वारा चेकिंग करी गई तो घटना सत्य पाई गई। महाराजगंज के शास्त्री नगर में काफी दिनों से यह सेक्स रैकेट चल रहा था। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से शिकायत की, उसके बाद अचानक दबिश दी तो सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हो गया। वहां से एक महिला सहित 3 लड़कियों को पकड़ा गया है। वहां पे 2 व्यक्ति, 2 महिलाएं एवं 2 लड़कियां मिली। ये घटना सत्य पाए जाने पर इनके विरुद्ध गिरफ्तारी एवं अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके से हिरासत में ली गई 2 लड़कियां नाबालिग थीं। वहीं जांच में पता चला कि पकड़ी गई लड़कियों में 2 सिसवा बाजार, 1 भिटौली और 1 बेतिया बिहार की रहने वाली है। सेक्स रैकेट का संचालन करने वाली महिला ने बताया कि उसके संपर्क में कॉलेज में पढ़ने वाली कई लड़कियां हैं। पुलिस मौके से बरामद एल्बम से रैकेट में काम करने वाली अन्य लड़कियों की तस्दीक करने में जुटी है। खबर बस्ती से है, जहां पर पुलिस के द्वारा पिता पुत्र को बेवजह पीटने के मामले से स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। बस्ती के कलवारी थाने की पुलिस पर आरोप है कि उसने गायघाट कस्बे के निवासी पिता पुत्र को बेरहमी से मारा। उन्होंने इस बात को लेकर के मारी है, हम कैसे रिश्तेदारी में से आए। देखिए आंखों देखिए, दांत टूट गया है। घटना स्थल पर पहुंचे विधायक ने रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजने का भरोसा जताया है। आरोप है कि अपनी वाली होते ना देख नाराज दरोगा ने रामवृक्ष को पीटना शुरू कर दिया। वहीं आईजी अनिल कुमार राय ने इसे बाबत बताया कि पिता पुत्र में हो रहे विवाद को शांत करते वक्त रामवृक्ष सोनकर का बेटा राजकुमार एसआई ओपी मिश्र से उलझ गया। मजदूर और एक हमारे सब इंस्पेक्टर के मध्य जो है कुछ बातचीत हुई थी। इस मामले में जो हमारा दोषी पुलिसकर्मी है उसके विरुद्ध कार्रवाई भी वो करेंगे। ग्रामीण दरोगा को हटाने और माफी मांगने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि जो भी दोषी पुलिसकर्मी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बाबा राघोदास मेडिकल कॉलेज में शनिवार को कुशीनगर के एक मरीज द्वारा आत्महत्या का प्रयास और डॉक्टर पर हमले को लेकर कॉलेज प्रबंधन गंभीर है। निर्णय लिया गया है कि अब मरीजों को तनाव से बचाने के लिए उनकी मनोचिकित्सकों द्वारा काउंसलिंग कराई जाएगी। कुशीनगर के एक युवक ने शनिवार को चाकू से पहले डॉक्टर और सफाई कर्मी पर हमला किया। उसके बाद उसने अपने गले पर चाकू मार लिया, जिससे नस कट गई। उसने ड्रिप स्टैंड से भी खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश की।
आनन फानन में उसको ऑपरेशन कर डॉक्टरों ने जान बचा ली, लेकिन इस घटना ने प्रबंधन को कोरोना मरीजों के तनाव के बारे में सोचने पर विवश कर दिया है। इस घटना को देखते हुए संक्रमितों की काउंसलिंग कराई जा रही है और इसके लिए मानसिक रोग विभाग के विशेषज्ञों की टीम लगाई गई है। इन्फेक्शन से ठीक होने के लिए मन के पॉजिटिव होने का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। घर पर रहते हुए आप ज्यादा नेगेटिव खबरें ना सुने, ना ही कोविड-19 के बारे में हो रही डेथ्स या उससे रिलेटेड बुरी खबरों के बारे में पढ़ें। खबर बस्ती से है। जिले की टिकरिया रिक्कीपुर की ग्राम प्रधान अंजू देवी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने ग्राम प्रधान को हटाने के डीएम के आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। डीएम पर रद्द कानून से ग्राम प्रधान को पद से हटाने का आरोप लगा है। हाई कोर्ट 27 सितंबर इस मामले पर अगली सुनवाई करेगी। जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने ये आदेश दिया। बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। हाई कोर्ट ने कफील खान पर रासुका तामील किए जाने को अवैध करार दिया है। कोर्ट ने 2 बार रासुका बढ़ाए जाने को भी गैर कानूनी बताया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफील खान को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। डॉक्टर कफील खान की मां नुजहत परवीन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की थी। कफील खान पर सीएए और एनआरसी पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में रासुका के तहत कार्रवाई की गई थी। डीएम अलीगढ़ ने 13 फरवरी 2020 को कफील खान पर रासुका लगाया था। बहुत डिटेल्स आर्गुमेंट हुई, स्टेट गवर्नमेंट के अपने काउंटर्स आए, फाइनली आज पिटीशन अलाउ हुई है और डॉक्टर कफील खान का जो डिटेंशन ऑर्डर है उसे इलीगल डिक्लेयर करते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने उसे सेट साइड कर दिया है। डॉक्टर कफील खान को इमीडिएट रिहा करने का ऑर्डर पास किया है। जेल में बंद डॉक्टर कफील पर 2 बार रासुका की अवधि बढ़ाई गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने नियम विरुद्ध माना है। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस एसडी सिंह की डिवीजन बेंच ने यह आदेश दिया है। पूर्वांचल न्यूज में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।